चैप्टर 101 चैप्टर 42 नया पेट चुनने पर सोच, इन्वेस्टमेंट और आगे के प्लान्स। अगर मेरा पेट बेस्ड मेरी स्पिरिचुअल स्टेट रिकवर करने में हेल्प करे तो दूसरी दुनिया ट्रैवल करने के बाद जो नींद की कमी होती है वो परफेक्टली कवर हो सकती है, राइट? शायद मुझे बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि ये आइडिया सच में काम करता है या नहीं। लिन फैमिली के डॉक्टर ये के पास जो सीक्रेट बेल है वो स्पिरिचुअल स्टेट रिपेयर कर सकती है। अगर एक बार ट्राई करने के बाद रिजल्ट अच्छा निकला तो मुझे फ्यूचर में ज़रूर ऐसे ही एबिलिटी वाला बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसा बीस्ट मिल गया तो मेरी गोल्डन फिंगर एडवांटेज और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये सब सोचते हुए लिंसू बेड से उठ गया और अपना सामान पैक करने लगा। अब मुझे जल्दी योंगनान सिटी निकलना होगा। मैं सबको ज़्यादा देर वेट नहीं करवा सकता। गोल्डन फेदर्ड वल्चर की हाई स्पीड की वजह से क्यूक्यून सिटी से योंगनान सिटी का सफ़र ज़्यादा टाइम नहीं लगा। क्यूक्यू अभी फुली रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए लिंसू ने डिसाइड किया कि आज 20 टेमिंग चैलेंज नहीं करेगा और क्यूक्यू को एक दिन और रेस्ट देगा। मू युक सिंह से चैंपियनशिप के रिवॉर्ड्स लेने के बाद, जिनमें फियर डीमन स्टैचू का आई कोर भी था, लिंसू सीधा घर चला गया। रात भर घर ना लौटने की वजह से, चाहे उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, उसके पेरेंट्स काफ़ी वरिड थे। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक बड़ा सा फीस्ट प्रिपेयर किया और चैंपियनशिप के बारे में पूरा डिटेल पूछा। जब उन्हें पता चला कि लिंसू फर्स्ट प्लेस जीत गया है, उसकी माँ की स्माइल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार उसकी प्लेट भर रही थी और उसके फादर जो नॉर्मली शराब से दूर रहते थे, आज खुद के लिए भी थोड़ा वाइन ले आए। घर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल वार्म और हैप्पी था। लंच के बाद लिंसू अपने रूम में गया और स्पेस रिंग से 2 छोटे बॉक्सेस निकालकर टेबल पर रख दिए। 20 टेमिंग स्पेस के अंदर क्यू की कंडीशन फील करके लिंसू मुस्कुरा दिया और उसे समन किया। क्यू जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, इधर उधर देखता हुआ सीधा लिंसू की गोद में आ गया। मी, हम घर आ गए? हाँ, लिंसू ने उसका इंजर्ड पॉ पकड़ के देखा। बस एक हल्की सी स्कार बची थी। अब दर्द तो नहीं होता? उसने पूछा। मी, बस थोड़ा इची लगता है। ये तो अच्छी बात है, लिंसू हंस दिया। मतलब वूंड ऑलमोस्ट हील हो चुका है। फिर उसने टेबल पर रखे बॉक्सेस की तरफ पॉइंट किया। चैंपियनशिप के सुपरनैचुरल रिसोर्सेज और स्पेस हार्ट आ गए हैं। 2 दिन बाद हम निर्वाण पूल जाएंगे। मी, एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज? क्यू तुरंत कूदकर बॉक्सेस के पास चला गया। उसकी नज़र एक बॉक्स पर टिक गई, जैसे उसे अंदर से कुछ फील हो रहा हो। लगता है तुझे नेचुरल अफिनिटी है एवोल्यूशनरी चीज़ों से, लिंसू ने कहा और वही बॉक्स खोल दिया। अंदर सिल्क के ऊपर एक स्टोन आई कोर रखा था। सिर्फ उसे देखते ही लिंसू के दिमाग में हल्का सा झटका महसूस हुआ, पर क्यू को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ। वो और क्यूरियस हो गया। अगले 2 दिन डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में तुझे कोई और स्किल ट्रेन नहीं करनी। मी, फिर क्या करेंगे? 2 दिन बाद जब निर्वाण पूल में जाएंगे तब तू इवॉल्व करेगा। लिंसू ने आई कोर की तरफ इशारा किया। ये एवोल्यूशनरी रिसोर्स तेरा ओरिजिनल एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए तुझे पहले इसकी एनर्जी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। मी, कैसे? आई कोर को अपने चेस्ट के पास रख और डीप स्लीप एंड ड्रीम मोड में जा और जो स्पिरिचुअल एनर्जी नेचुरली निकल रही है उसे अब्जॉर्ब कर। इससे एवोल्यूशन का सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। बिना एक सेकंड वेस्ट किए क्यू ने अपने छोटे पॉज से आई कोर पकड़ा, उसे अपने सॉफ्ट बेली से चिपका लिया और तुरंत आंखें बंद करके डीप स्लीप एंड ड्रीम स्टेट में चला गया। ये देखकर लिंसू हंसा और दूसरे बॉक्स की तरफ देखा। इस बॉक्स में चैंपियनशिप का एक और रिवॉर्ड था, 4th लेवल रिसोर्स स्पेस हार्ट। इसका काम था 20 टेमर की मेडिटेशन स्पीड को बढ़ाकर 20 टेमिंग स्पेस का लेवल जल्दी अपग्रेड करना। लिंसू ने बॉक्स खोला, एक डायमंड जैसा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल उठाया जो रेनबो की तरह चमक रहा था और उसे अपनी हथेली पर रखकर मेडिटेशन शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें खुल गईं, शॉक से। उसने सुना था कि ये रिसोर्स मेडिटेशन स्पीड बढ़ाता है, पर कितना, ये हर बंदे पर डिपेंड करता है। उसका सोचना था कि अगर स्पीड डबल हो जाए तो भी काफ़ी इम्प्रेसिव होगा, लेकिन अब जो उसने फील किया वो कुछ और ही था। 6 टाइम्स।
स्पेस हार्ट के साथ मेडिटेट करने पर उसकी एफिशिएंसी नॉर्मल से 6 गुना ज़्यादा थी। अगर बिना इसके वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस असेसमेंट से पहले 20 टेमिंग स्पेस को 3rd लेवल तक नहीं पहुंचा सकता था, तो अब सिर्फ 1 महीने में ये ऑलमोस्ट गारंटीड लग रहा था। बस एक प्रॉब्लम थी, वो इस रिसोर्स को ब्लू स्टार पर नहीं ले जा सकता, और ब्लू स्टार पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। अगर दोनों वर्ल्ड्स में एक साथ मेडिटेट हो पाता तो प्रोग्रेस और भी क्रेजी होती। तभी उसके दिमाग में एक और थॉट आया, मुझे फ्यूचर में ज़रूर एक स्पेस टाइप या स्टोरेज टाइप बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि मैं चीज़ें वर्ल्ड्स के बीच ले जा सकूं। अरे, ये लाइन तो पहले भी बोली थी ना। सुबह भी तो सोचा था एक ऐसा बीस्ट चाहिए जो मेंटल स्टेट रिकवर करे, और जब गोल्डन फेदर्ड वल्चर देखा था तब बोला था मुझे एक बड़ा कूल बीस्ट चाहिए। मैं सच में काफ़ी फिकल बीस्ट टेमर हूँ। हाँ, तो क्या कोई ऐसा बीस्ट है जो बड़ा हो, इम्प्रेसिव हो, स्टोरेज कर सके और मेंटल स्टेट भी रिकवर करे? छोड़ यार, ज़्यादा ड्रीम मत कर। वो सर खुजाकर हल्का सा साय करता है। अभी इम्प्रेसिवनेस ज़रूरी नहीं, पर स्टोरेज एबिलिटी और मेंटल रिकवरी एबिलिटी, ये दोनों फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। स्टोरेज के लिए बेस्ट चॉइस तो स्पेस टाइप बीस्ट ही होते हैं, पर वो मोस्टली एम्परर क्लास स्पीशीज़ होते हैं, मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ नॉन स्पेस बीस्ट भी होते हैं जिनके पास स्पेशल टैलेंट्स की वजह से सिमिलर एबिलिटी होती है, उन्हें पाना थोड़ा इजी होता है। मेंटल रिकवरी के लिए ये यूजुअली हीलिंग टाइप स्पिरिट बीस्ट में होता है। क्योंकि स्पिरिट टाइप तो बन गया है पर हीलिंग टाइप नहीं, इसलिए लिंसू को फ्यूचर में एक और बीस्ट चाहिए होगा। दोनों एबिलिटीज एक ही बीस्ट में मिलना ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर अलग अलग 2 बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ये डुएबल है। डेस्क पर सोए हुए क्यू को देखकर लिंसू के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अभी नेक्स्ट बीस्ट का सोच बाद में करूंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्यू का एवोल्यूशन। क्यू इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे भी और मेहनत करनी होगी। ये सोचकर उसने स्पेस हार्ट को और टाइट पकड़ा और फिर से मेडिटेशन में चला गया। शाम तक एक इंसान और एक बीस्ट, एक मेडिटेशन में, दूसरा डीप स्लीप एंड ड्रीम में। रात को लिंसू ने क्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में भेजा और खुद सो गया। ब्लू स्टार। अलार्म की आवाज़ से लिंसू उठ गया। उसने अपने सोर आर्म्स देखे और थोड़ा सा वाई स्माइल किया। कल रात इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि वो सीधा काउच पर ही गिर गया था। गलत पोस्चर की वजह से दोनों आर्म्स बिल्कुल नम हो गए थे, पर अब लग रहा था कि पिछले बग के साइड इफ़ेक्ट्स फाइनली ख़त्म हो चुके हैं। टाइम देखा, जल्दी से फ्रेश हुआ और कल के खरीदे हुए कपड़ों में से एक प्रॉपर बिजनेस आउटफिट पहना। आज का दिन स्पेशल था, हाई स्कूल ब्रीडिंग अचीवमेंट्स कंपटीशन का फर्स्ट डे, और लिंसू वहाँ माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर स्टेज पर जाने वाला था। चैप्टर 102, चैप्टर 43, कैट ईयर गर्ल, इन्वेस्टमेंट और फॉलोअर्स की तलाश। नैन, हम कहाँ बैठ रहे हैं? ब्रीडिंग अचीवमेंट कंपटीशन के वेन्यू में एंटर करते ही लिंसू थोड़ा नर्वस हो गया। यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग थे। अभी जो फेमस रिसर्चर उनके पास से गुजरा था, वही लिंसू की हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स के कॉम्पिलेशन में भी इन्वॉल्व्ड था, और आसपास हर फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स मौजूद थे। काफ़ी ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें लिंसू सिर्फ टीवी पर देखा करता था। क्लियरली उसने इस कंपटीशन का इन्फ्लुएंस काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उधर देखो, किन्नान ने कहा, जो लिंसू के बगल में चल रही थी। उसने बड़े सनग्लासेस पहने हुए थे जो उसका आधा चेहरा छुपा रहे थे, और गले में एक रेट्रो स्टाइल हाई डेफिनेशन कैमरा लटक रहा था। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का साइन दिख रहा है? वो पूरा एरिया अपना है, जहां मन करे बैठ जाओ। उसने सच में वो सनग्लासेस पहने हुए थे। ओ हाँ, दिख गया। लिंसू ने नॉड किया और किन्नान के साथ अपनी यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाकर बैठ गया। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, नैन, आज सनग्लासेस क्यों पहने हो? ओह, मैं नहीं चाहती कि कोई अनोइंग ओल्ड लेडीज मुझे पहचान ले। किसे अनोइंग ओल्ड लेडी बोल रही हो? पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई। ये आवाज़ एक औरत की थी जिसके कंधों तक सीधे बाल थे, बिल्कुल इंटेलिजेंट और क्लासी लुक, पर उसका पूरा ऑरा एक आइस क्वीन जैसा था, ठंडा और अनअप्रोचेबल। बैड लक, किन्नान ने अंडर हर ब्रेथ बोला।
फिर सनग्लासेस उतारकर सामने वाली औरत को घूर कर देखा। तो क्या शिवयुभा? शी युभा आयल में खड़ी थी, शांति से किन्नान को देख रही थी। ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे कभी नहीं हरा पाई हो और इस बार भी नहीं हरा पाओगी। ये जरूरी नहीं है, किन्नान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसका हाथ अनकॉन्शियसली अपने HD कैमरा पर गया। हो सकता है इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। वो उस अनोइंग ओल्ड लेडी के कम से कम 100 शॉक्ड एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड करना चाहती थी। शी युभा ने बस सर हिलाया, कुछ नहीं कहा और जिंगवा यूनिवर्सिटी के सीटिंग एरिया की तरफ चल दी। नैन, हमारा नंबर कब आएगा? लिंसू ने पूछा। ये पहली बार था जब उसने शी युभा को देखा था और अब उसे समझ आ गया था कि किन्नान और उसकी बनती क्यों नहीं। दोनों की पर्सनैलिटीज बिल्कुल ऑपोजिट थी। थर्ड, किन्नान ने हाथ से 3 का साइन बनाया। प्रेजेंटेशन का ऑर्डर यूनिवर्सिटीज़ की करंट रैंकिंग के हिसाब से होता है। समझ गया, लिंसू ने नॉड किया। अभी रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट जिंगवा यूनिवर्सिटी, सेकंड जोंगत्यान यूनिवर्सिटी, थर्ड माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी। ओ हाँ, बाय द वे लिटिल लिन, अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर देखो। लिंसू ने अपना कम्युनिकेटर निकाला। जैसे ही उसने अपनी प्रोफाइल देखी, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा वियर्ड हो गया। उसके प्रोफाइल पिक्चर के नीचे एक नया ब्लू वी मार्क आ चुका था। साथ ही एक टैग भी था, ऑफिशियल रिसर्चर, माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी एवोल्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नैन, तुमने मुझे वेरीफाई करवा दिया? लिंसू ने पूछा। हाँ, किन्नान हंसी। इससे जब तुम स्टेज पर जाओगे, लोग इजीली तुम्हारा रियल अकाउंट ढूंढ पाएंगे, फेक अकाउंट से बच जाओगे। देखा कितनी कंसिडरेट हूं मैं। लिंसू, तो मतलब अब वो ओवरनाइट सुपरस्टार बनने वाला था? शायद कल तक 50 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाएं। ठंडा ठंडा सुनकर बस लगना नहीं चाहिए कि दिल जला है। डिस्ट्रिक्ट 11 तियानझान बैटल अरीना। जोंग तियानझान ने पहले ही प्रोजेक्शन स्क्रीन ऑन कर रखी थी। उसके पास जोंग हाओ और जोंग तियानचन बैठे हुए थे। अंकल जोंग, जोंग तियानचन ने स्माइल के साथ कहा, पापा का रिसर्च प्रोजेक्ट सेकंड प्रेजेंटेशन है। रिपोर्ट खत्म होते ही रिव्यू साथ साथ होगा। जैसे ही अप्रूव हुआ, मैं तुरंत अपने फायर क्लाउड डॉग को इवॉल्व करवा दूंगा। रिसोर्सेज और टेक्निक सब रेडी है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, जोंग तियानझान ने हंसते हुए कहा। ब्रदर जोंग को इतने सालों बाद इतने बड़े स्टेज पर देखूंगा और मैं यहाँ बस रोज बैटल अरीना संभालते रह गया। अंकल, बैटल अरीना चलाना भी कोई छोटी बात नहीं, जोंग तियानचन ने पोलाइटली कहा। तियानझान बैटल अरीना डिस्ट्रिक्ट 11 के टॉप अरीनाज में से एक है। आपकी अचीवमेंट्स भी मेरे पापा से कम नहीं। एटलीस्ट तुम्हें मक्खन लगाना तो आता है। जोंग तियानझान ने अपने बेटे की तरफ देखा। जोंग हाओ तो हर चीज में तुमसे पीछे है। जोंग हाओ, जो अब तक चुप था, थोड़ा सा डार्क फेस बनाकर बोला, पर तियानजन और मैं एक चीज में सेम है। ओ क्या? जोंग तियानझान ने पूछा। हम दोनों लिंसू से हारे हैं। जोंग तियानझान, जोंग तियानचन, जोंग तियानचन। जोंग तियानचन ने ऑकवर्ड सा कॉफ किया। उसकी वो एक ही डिफीट अभी तक उसके दिल में चुभती थी। कोई बात नहीं, एंट्रेंस असेसमेंट में मैं लिंसू से दोबारा लड़ूंगा और खुद को प्रूव करूंगा। तब तक मेरा बीस्ट कमांडर स्पीशीज बन चुका होगा और उसका शुए हन किंग मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। ये हुई ना बात? जोंग तियानझान ने अप्रूवल में नॉड किया, फिर अपने बेटे की तरफ देखा और उसके सर के पीछे एक थप्पड़ मारा। एंट्रेंस असेसमेंट में सिर्फ 1 महीना बचा है। इस महीने तुम भी अपने पावरफुल रॉक बियर को इवॉल्व करोगे। ओह, जोंग हाओ ने बेमन से कहा। सील्ड ट्रेनिंग रूम। एक बंद ट्रेनिंग रूम के अंदर एक अकेली फिगर शांति से खड़ी थी। वो एक लड़की थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके नाजुक चेहरे पर आइस ब्लू लाइट पैटर्न्स चमक रहे थे। उसके फोरहेड पर एक साफ स्नोफ्लेक का मार्क था। उसके स्नो वाइट लंबे बाल पीछे शांति से बह रहे थे और उसके सर पर एक पैर कैट ईयर्स थे, सफ़ेद, जिनके टिप्स धीरे धीरे आइस ब्लू में बदल रहे थे। उसके पीछे एक पतली सी कैट टेल हल्की सी लहराते हुए मूव कर रही थी। अगले ही पल लड़की ने अपनी आइस ब्लू आंखें खोली और उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी का एक्सप्लोजन हुआ।
एक पावरफुल एनर्जी स्टॉर्म उठा जिसने उसके बालों को हवा में उड़ा दिया। चैप्टर 103 चैप्टर 43 कैट ईयर्ड लेडी। लड़की ने धीरे से दूर रखे एनर्जी टारगेट की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली के सिरे पर हल्की सी पेल ब्लू रोशनी जमा होने लगी। आसपास घूम रही एनर्जी स्टॉर्म जैसे बुलाई गई हो, वो भी उस पेल ब्लू लाइट की तरफ खिंचती चली आई और धीरे धीरे एक बोल साइज फ्रॉस्ट स्टॉर्म बन गया। अगला ही पल वो फ्रॉस्ट स्टॉर्म एक भारी कैनन शॉट की तरह सीधा एनर्जी टारगेट पर जा लगा। बूम! जबरदस्त आवाज के साथ एनर्जी टारगेट टूट गया। उसके तुरंत बाद होलोग्राफिक स्क्रीन पर टेक्स्ट उभर आया, बॉन्डिंग कोऑपरेशन इंडेक्स 73। ह्यू! लड़की ने रिलीफ की सांस ली। थोड़ा बढ़ा, ये भी काफ़ी अच्छा है। आखिर फ्रॉस्टॉर्म है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। धीरे धीरे ही सही, एक दिन में बॉन्डिंग कोऑपरेशन इंडेक्स को 100 तक ज़रूर ले जाऊंगी। अपने आप से ये कहते हुए लड़की का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके फोरहेड पर एक गूस येलो ग्लो चमका। चेहरे के लाइट पैटर्न्स धीरे धीरे फेड हो गए। स्नोफ्लेक मार्क टूटकर बिखर गया। उसके सिर पर खड़े कैट ईयर्स और पीछे हिलती हुई कैट टेल रोशनी में बदलकर हवा में डिसॉल्व हो गए। उसके बाल जो पहले स्नो वाइट थे, अब वापस अपने नॉर्मल ब्लैक कलर में आ गए। बस उसके गाल के पास एक सफ़ेद बालों की लड़ी वैसी ही रही। वो उसने खुद डाई की थी, गार्डियन बीस्ट के कोऑपरेशन की वजह से नहीं। जैसे ही लड़की अपने नॉर्मल फॉर्म में आई, उसके पास एक स्नो वाइट फ्रॉस्ट स्टॉर्म फिर से अपीयर हो गया। मियाओ! थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बीस्टेमा, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, कैटनिप एनर्जी क्यूब। अच्छा, समझ गई, लड़की ने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा। वो झुककर फ्रॉस्टॉर्म को अपनी बाहों में उठा लेती है। मेरे छोटे से बॉस, अभी लाती हूँ। फ्रॉस्टॉर्म को गोद में लिए हुए लड़की ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल आई। ट्रेनिंग रूम के बाहर एक कॉरिडोर था और कॉरिडोर के बाद एक पैलेस जैसा मैग्निफिसेंट लिविंग रूम। ये ट्रेनिंग रूम एक्चुअली उनके घर के अंदर ही बना हुआ था, प्राइवेट और फुल्ली इक्विप्ड। लिविंग रूम में आते ही लड़की ने कैटनिप फ्लेवर्ड एनर्जी क्यूब निकाला और फ्रॉस्टॉर्म को दे दिया। जैसे ही फ्रॉस्टॉर्म ने क्यूब पकड़ा, वो तुरंत उसकी बाहों से निकल गया। लड़की ने नाक सिकोड़कर कहा, तुम तो बिल्कुल हार्टलेस हो छोटे से एंसेस्टर। मियाओ! मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। हाय! लड़की ने गहरी सांस ली, फिर अपना कम्युनिकेटर निकाला और ब्राउजिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक चीज़ पर टिक गई। वैसे भी इस टाइम पर हर साल ब्रीडिंग अचीवमेंट कॉम्पिटिशन होती है। उसने पास बैठे फ्रॉस्टॉर्म को देखा जो मज़े से एनर्जी क्यूब चबा रहा था। स्नोबॉल, अगर इस साल किसी ने फ्रॉस्टॉर्म की एवोल्यूशन डिस्कवर कर ली होती ना, कितना अच्छा होता। मियाओ! सपना देखना छोड़ दो। क्या? तुम कितने मीन हो, लड़की ने आंखें फाड़ ली। मैं तुम्हारी स्पीशीज़ की एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, समझे? गुस्से में उसने एक लाइव स्ट्रीमिंग रूम ओपन किया, अपने अकाउंट से लॉगिन किया और फास्ट टाइपिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में चैट के बीच एक गोल्डन और फ्लैशी मैसेज अपीयर हुआ, वीआईपी टैग के साथ। वीआईपी, व्हेन विल द फ्रॉस्टॉर्म हैव एन एवोल्यूशन? क्या इस ब्रीडिंग अचीवमेंट कॉम्पिटिशन में फ्रॉस्टॉर्म की एवोल्यूशन मिलेगी? फ्रॉस्टॉर्म एवोल्यूशन के लिए 1 मिलियन लीग कॉइन्स रिवॉर्ड। चैट तुरंत रिच लेडी 666 से भर गया। लड़की ने बिना देखे काफ़ी प्राइवेट मैसेजेस ब्लॉक कर दिए। फिर वो काउच पर लेजी स्टाइल में लेट गई, एक लंबी स्ट्रेच ली और अपनी ग्रेसफुल फिगर को रिलैक्स कर दिया। अभी शुरू भी नहीं हुआ, चलो थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी, ऑडियंस सीट्स। ज़ैंग जुयांग खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। वो उस बीस्टेमा को ढूंढ रहा था जिससे कल मिला था, लिनसू। कुछ ही पलों में उसकी नज़र लिनसू पर पड़ गई। वो यहाँ क्यों बैठा है? ज़ैंग जुयांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया। शायद उसने गलत गेस किया था।
हो सकता है लिनसू डिस्ट्रिक्ट 11 के किसी बिग शॉट का डिसेंडेंट ना हो, बल्कि माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्चर का बेटा हो, यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेने आया हो। ज़ैंग जुयांग ने मन ही मन हल्की सी सांस ली। अगर लिनसू का बैकग्राउंड माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा है, तो उसे अपनी यूनिवर्सिटी चूज करवाने की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। छोड़ो, उसने लिनसू पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी नज़र आगे बैठी एक औरत पर डाल दी। लॉन्ग ब्लैक हेयर, थोड़ा सा स्टैंड ऑफिश ऑरा। रिसर्चर शिथा यूहा। ओपनिंग सेरेमनी के बाद वही पहली होगी जो कैपिटल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च प्रेजेंट करेगी। ये सोचकर ज़ैंग जुयांग के हाथ अनजाने में ही मुट्ठी बन गए। ये रिसर्च रिजल्ट एरा डिफाइनिंग कहना भी कम नहीं था। इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होने वाला था और उसे सबके शौक चेहरे देखने का बेसब्री से इंतज़ार था। स्टेज पर ब्रीडिंग कंपटीशन शुरू हुआ। होस्ट ने स्पॉन्सर्स और जजेस का इंट्रोडक्शन ख़त्म किया और फिर शिथा यूहा स्टेज पर आ गईं। अगर थ्योरी की बात करें तो एक बीस्ट का एवोल्यूशनरी टाइप 3 माइनर रैंक्स तक बढ़ सकता है। जैसे एक हाई रैंक एलीट क्लास बीस्ट अपनी पीक पर हाई रैंक लीडर क्लास बन सकता है। नीचे बैठे लिनसू ने ये सुनते ही थोड़ा सा फ्राउन किया। ब्लू स्टार पर यह कॉमन नॉलेज था, पर असल में ये थ्योरी गलत थी। सिर्फ शेख हेनकिंग का केस ही काफ़ी था इस बात को प्रूव करने के लिए, और डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में ऐसे और भी एग्जाम्पल्स थे। पर लिनसू ने कुछ नहीं बोला। वो बेकार का स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहता था। उसने चुपचाप सुनना ही बेहतर समझा। शिथा यूहा ने आगे कहा, इसी तरह एक लो रैंक लीडर क्लास बीस्ट थियरी में एक ही एवोल्यूशन में लो रैंक मोनार्क क्लास बन सकता है। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। पर आज तक कोई ऐसा एवोल्यूशनरी पाथ डिस्कवर नहीं हुआ था जब तक अब। इसीलिए आज कैपिटल यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंट कर रही है वो ट्रूली एरा डिफाइनिंग है। किन नान ने स्टेज की तरफ देखते हुए भौहें चढ़ा ली। समझ आया, इसीलिए ये इतनी एरोगेंट बन रही है। लगता है इसने लो रैंक लीडर से सीधा मोनार्क तक का रूट ढूंढ लिया। नान, ये रिसर्च इतनी बड़ी बात है क्या? लिनसू ने पूछा। 2 स्टेप एवोल्यूशन तो पहले से ही होता है। इतना सिंपल नहीं है, किन नान ने सिर हिलाया। हर एवोल्यूशन के साथ फेलियर का रिस्क बढ़ता है। कम स्टेप्स में ज़्यादा पावरफुल बीस्ट बनाना ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर वो थोड़ा सा स्मर्क करके बोली, अच्छा है तुम यहाँ हो, वरना ये औरत हम सबको आज ही बेवकूफ़ बना देती। जितनी एरोगेंट आज है उतनी ही जोर से बाद में स्लैप पड़ेगा। स्टेज पर शिथा यूहा के पीछे होलोग्राफिक स्क्रीन पर टेक्स्ट उभर आया, लो रैंक लीडर क्लास मशरूम बेबी का मोनार्क क्लास एवोल्यूशनरी टाइप। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर हर तरफ से शॉक की एक्सप्रेशंस फूट पड़ी। सीधा मोनार्क क्लास तक का एवोल्यूशन, ये सच में डिस्कवर हो चुका था। ओ, क्विन नान ने थोड़ा सा सीधा होकर कहा, नॉट बैड। कौन सोच सकता था कि इसकी रिसर्च मुझे भी बेनिफिट देगी। उसका तीसरा बीस्ट मशरूम बेबी ही था, और जो पाथ शिथा यूहा ने बताया वो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट था। 1 सेकंड में किन नान को शिथा यूहा थोड़ी सी कम एरोगेंट लगने लगी। शायद बाद में सिर्फ 50 एम्बैरेसिंग फोटोज ही ले लूंगी। मीनवाइल लिनसू कुछ और ही सोच रहा था। मशरूम बेबी। तभी ज़ैंग जुयांग ने हीलिंग टाइप बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसे पहले से ही पता होगा कि प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। शायद इसी मोमेंट के लिए उसने मशरूम बेबी चूज किया था। स्टेज पर शिथा यूहा फिर बोली, मशरूम बेबी एक लीडर क्लास हीलिंग टाइप बीस्ट है, ये सब जानते हैं, पर लो रैंक होने की वजह से ज़्यादा लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। रीज़न सिंपल है, मशरूम बेबी के पास कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होती। वुड एलिमेंट स्किल्स सीखने के बाद भी इसका बैटल पावर काफ़ी कम होता है। फिर उसकी आवाज़ और ऊपर हो गई, पर जो नया एवोल्यूशनरी टाइप मैंने डिस्कवर किया है वो सिर्फ हीलिंग एबिलिटी ही नहीं रखता, बल्कि इसका कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी सेम क्लास के कॉम्बैट बीस्ट से कम नहीं है। नीचे बैठे लिनसू का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर, कहीं ये वही टाइप तो नहीं जिसके बारे में मैं जानता हूँ? चैप्टर 104 चैप्टर 44 एरोगेंट रिमार्क्स, इन्वेस्टमेंट और फॉलोअर्स की तलाश।
एवोल्यूशन प्लान्स के रिव्यू के अलावा ब्रीडिंग अचीवमेंट कंपटीशन में सिर्फ थ्योरी बताना काफ़ी नहीं होता। यहाँ रिसर्च को लाइव डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तभी जजेस उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद शी युवा ने जिंगहुआ यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ इशारा किया। कुछ ही पल में एक लड़का स्टेज पर आया। जैसे ही लिन सू ने उस यंग मैन का नर्वस सा चेहरा देखा, उसकी आंखों में हल्की सी सरप्राइज आ गई। ये ज़ैंग यू ज़ैंग है क्या? ज़ैंग यू ज़ैंग स्टेज पर पहुंच चुका था। शी युवा ने माइक उठाया और कहा, ये जिंगहुआ यूनिवर्सिटी का एक फ्रेशमैन है और आज की प्रेजेंटेशन का वॉलंटियर भी। इसका सेकंड पेट बीस्ट मशरूम बेबी है। आज हम इसी के थ्रू मशरूम बेबी का ब्रांड न्यू एवोल्यूशनरी टाइप दिखाएंगे। उसके बोलते ही ज़ैंग यू ज़ैंग के पैरों के नीचे पेल येलो पैटर्न्स चमके और अगले ही पर मशरूम बेबी समन हो गया। शी युवा के कहने पर मशरूम बेबी को सबके सामने उठाया गया ताकि उसकी एनर्जी कंडीशन चेक की जा सके। चेक कंप्लीट होते ही सबके सामने ही एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया। सब लोग क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे जब मशरूम बेबी ने सारे एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए और फिर एक तैयार रखे हुए मिट्टी के पॉट में जा खड़ा हो गया। ये तो वुड बेस्ड एवोल्यूशनरी टेक्निक है, ग्रो रूट्स। क्राउड में तुरंत मर्मर्स शुरू हो गए। वुड टाइप टेक्निक? तो क्या ये सिंगल एट्रीब्यूट एवोल्यूशन होगा? सिंगल एट्रीब्यूट तो यूजुअली वीक होता है ना? जरूरी नहीं, कुछ सिंगल एट्रीब्यूट काफी स्ट्रांग भी होते हैं। देखते हैं इवॉल्व होने के बाद। जिंगहुआ यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, रिलायबल तो होगा ही। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के सेक्शन में लिन सू का एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया। मशरूम बेबी, ग्रो रूट्स टेक्निक और जो रिसोर्सेज अभी उसे दिए गए, लिन सू को ऑलरेडी पता था आगे क्या होने वाला है। उसने सोचा था कि पहले किन नान का रिसर्च कंप्लीट होने देगा, फिर किसी सही मौके पर ये एवोल्यूशन टाइप उसके साथ शेयर करेगा। आखिर किन नान ने उसका काफ़ी साथ दिया था, ये उसका तरीका होता रीपे करने का। पर उससे पहले ही किसी और ने ये रास्ता डिस्कवर कर लिया। उसने पास के लोगों की बातें भी सुनी, पर किसने बोला कि वुड टाइप बीस्ट जब वुड टाइप टेक्निक यूज़ करे तो वो सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट ही होता है? हजारों लोगों की नज़रों के बीच मशरूम बेबी ने आंखें बंद कर ली। एनर्जी स्टॉर्म्स उसके चारों तरफ घूमने लगे और धीरे धीरे एक ज़बरदस्त एवोल्यूशनरी लाइट उभरी। सफ़ेद रोशनी इतनी तेज़ थी कि आंखें चुंधिया जाएं। उस रोशनी के अंदर मशरूम बेबी का शेप बदलता हुआ दिखा और जैसे ही लाइट गायब हुई, एक बिल्कुल नया पेट बीस्ट सबके सामने खड़ा था। मशरूम बेबी का पहले जो सॉफ्ट और बड़ा अम्ब्रेला कैप था, अब आधा रह गया था। उसका नीचे का बॉडी पहले से कई गुना बड़ा और मस्कुलर हो चुका था। जो हाथ पहले पतले से रूट्स जैसे थे, अब सैंडबैग साइज फिस्ट्स बन चुके थे। अब वो किसी मशरूम जैसे नहीं, बल्कि एक मशरूम हेड के साथ एक पावरफुल फाइटर लग रहा था। साथ ही होलोग्राफिक स्क्रीन पर इन्फो फ्लैश हुई। स्पीशीज नेम मशरॉक, स्पीशीज रैंक लोअर मोनार्क स्पीशीज, एट्रीब्यूट्स वुड फाइटिंग, टैलेंट स्किल्स लाइफ स्पोर कोर, स्पोर पैरासाइट, वाइटैलिटी ब्रेथ, सुपर स्पीड रीजेनरेशन, फास्ट पंच, मोनार्क पावर। ये पढ़ते ही पूरा हॉल स्टन रह गया। अगले ही पल हर तरफ से शॉक और एक्साइटमेंट की आवाज़ें आईं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में कमेंट्स का फ्लड आ गया था। बिना बैरेज बंद किए स्क्रीन दिखना ही मुश्किल था। फाइटिंग एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट बहुत ही रेयर होता है। इसका कोई डायरेक्ट एवोल्यूशनरी टेक्निक नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एवोल्यूशन के दौरान ये अचानक अवेकन हो जाता है। और जो भी बीस्ट फाइटिंग एट्रीब्यूट के साथ पैदा होता है, वो अपने रैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज कॉम्बैट फाइटर होता है। जब सब लोग फाइटिंग एट्रीब्यूट से ही हैरान थे, तब शी युवा की आवाज़ फिर गूंजी। मशरूम बेबी ने इवॉल्व होकर मशरॉक बन गया है।
इसने मोनार्क स्पीशीज का कोर टैलेंट मोनार्क पावर अवेकन किया है। इसका पहले वाला कोर स्किल हीलिंग स्पोर अब बदलकर लाइफ स्पोर बन चुका है, जो हीलिंग पावर और भी बढ़ा देता है। इसके साथ साथ 2 नए स्किल्स भी अवेकन हुए हैं, सुपर स्पीड रीजेनरेशन और फास्ट पंच। सुपर स्पीड रीजेनरेशन की यूज़फुलनेस बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रेयर स्किल तभी अवेकन होता है जब बीस्ट के पास दोनों वुड और फाइटिंग एट्रीब्यूट्स हों। और जब ये स्किल फास्ट पंच के साथ कंबाइन होती है तो सिर्फ ये 2 स्किल्स ही मशरॉक को एक ऐसा फाइटर बना देते हैं जो किसी भी लोअर मोनार्क स्पीशीज से कम नहीं। तब सबको याद आया सुपर स्पीड रीजेनरेशन। ये स्किल इंजर्ड बीस्ट को इनसेनली फास्ट रिकवर कर देता है, यहाँ तक कि कटे हुए हाथ पैर भी रीजेनरेट कर सकते हैं। पर यह स्किल नेचुरली अवेकन होना बहुत रेयर होता है और इसे सिखाने का कोई तरीका भी नहीं मिला। अब सोचो, ऐसा स्किल और उसके साथ फाइटिंग एट्रीब्यूट। इसका मतलब क्लियर था, ब्रीडिंग अचीवमेंट कंपटीशन खत्म होने से पहले ही मशरॉक सब बीस्ट टेमर्स का नया ड्रीम बीस्ट बन चुका था। और जो मशरूम बेबी पहले इतना पॉपुलर नहीं था, उसकी वैल्यू भी स्काई रॉकेट होने वाली थी। एक्चुअली कंपटीशन खत्म होने का वेट भी नहीं हुआ। जैसे ही शी युवा ने प्रेजेंटेशन शुरू की, वैसे ही यानवांग अलायंस के 72 सेफ जोन्स में उन सब ब्रीडिंग पार्क्स के फ़ोन बजने लगे जो मशरूम बेबी रेज करते थे। काउंटलेस बीस्ट टेमर्स एक ही चीज़ पूछ रहे थे, मशरूम बेबी चाहिए, बाय करना है, रिजर्व करना है, बस चाहिए। चैप्टर 105, चैप्टर 44, एरोगेंट स्पीच, इन्वेस्टमेंट और फॉलोअप रीडिंग पार्ट 2। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में भी लोग हैवी अमाउंट के ऑफर्स डाल रहे थे सिर्फ मश बेबीज खरीदने के लिए। यही होता है ब्रीडर्स कंपटीशन का असली इम्पैक्ट। जैसे ही कोई हाई पोटेंशियल एवोल्यूशनरी पाथ अनाउंस होता है, उस स्पीशीज के पेट की वैल्यू सीधा स्काई रॉकेट कर जाती है। आई थिंक इस बार भी माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी ही चैंपियन बनेगा। हाँ यार, पिछले सालों के फर्स्ट रैंक रिसर्च भी इसके सामने कुछ नहीं लगते। ये तो सीधा डायमेंशनल स्ट्राइक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुश्किल हो गई। मुझे तो अब बाकी अचीवमेंट्स देखने का भी मन नहीं, बस जल्दी से कुछ मश बेबीज हाथ लग जाएं। कौन नहीं चाहेगा। हॉल के अंदर हर तरफ सरप्राइज और डिस्कशन का शोर था। जजेस पैनल, जो स्पेशली एवोल्यूशनरी अचीवमेंट्स को स्कोर करता था, थोड़ी सी आपस में बातचीत के बाद माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट का स्कोर अनाउंस कर दिया, 98.2। लिन थोड़ा सा चौंक गया। ये स्कोर? जजेस का पैनल 10 टॉप लेवल रिसर्च स्कॉलर से बना था। हर एक 100 में से स्कोर देता, फिर हाईएस्ट और लोएस्ट हटाकर एवरेज निकालते। नॉर्मली जो रिसर्च सबसे पहले प्रेजेंट होता है, उसका स्कोर थोड़ा कंजर्वेटिव रखा जाता है ताकि बाद के प्रोजेक्ट्स के लिए जगह रहे। और फिर भी 98.2, ये तो सीधा आउटरेलियस था। अगर उसे याद है तो पिछले सालों के चैंपियंस भी बस 95 के आसपास ही स्कोर कर पाते थे। नो टेंशन लिन, उस इरिटेटिंग औरत का रिसर्च वैसे भी कमाल का है, उसका स्कोर हाई आना नॉर्मल है। लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट इससे भी ज़्यादा स्कोर करेगा। बस उसका 100 ना आए, तुम उसे क्रॉस कर लोगे। यस, लिन ने जोश से सर हिलाया। स्कोर अनाउंस होते ही शी यू हुआ ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। वो और ज़ैंग शू यांग अपना मटेरियल समेटकर वापस सीट्स की तरफ चल दिए। ज़ैंग शू यांग का चेहरा खुशी से चमक रहा था। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होना बिल्कुल सही डिसीजन था। ना सिर्फ पूरी अलायंस के सामने स्पॉटलाइट मिल गई, बल्कि उसे एक लोअर मोनार्क स्पीशीज़ का पेट भी मिल गया। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन में सिर्फ कुछ ही जीनियसेस ऐसे थे जिनके पास इस वक्त मोनार्क स्पीशीज़ होती। इसका मतलब उसकी ग्रेड रैंकिंग अब पक्का जंप करेगी। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के बाद अब स्टेज पर आई टियानशेन यूनिवर्सिटी। उन्होंने फायर क्लाउड डॉग का एक नया एवोल्यूशनरी टाइप दिखाया, एशन वुल्फ। इस एवोल्यूशन ने 3 माइनर रैंक्स जंप किए।
हाई एलीट से सीधा हाई कमांडर, पर फिर भी उनका स्कोर सिर्फ 92.8 आया। क्या करें, वैसे तो ये स्कोर और ज़्यादा होता, पर माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के बाद प्रेजेंट होने से कंपैरिजन बहुत हार्श हो गया। स्टेज से उतरते वक्त टियानचेन यूनिवर्सिटी के प्रेजेंटर्स के चेहरों पर हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल थी। 2-4 फॉर्मल वर्ड्स बोले और जल्दी से निकल गए। अब माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की बारी आने वाली थी। हाय, श्वेत हन किंग के लिए कोई एवोल्यूशनरी टाइप क्यों नहीं है? एक ब्लैक हेयर्ड लड़की जिसके बालों में एक सफ़ेद डाइड स्ट्रीक थी, सोफा पर आलसी अंदाज में लेटी हुई थी। उसके पास ही श्वेत हन किंग आराम से पड़ा हुआ था। टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर चुकी थी और उनमें से किसी का भी श्वेत हन किंग से लेना देना नहीं था। इससे उसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। लेकिन माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसका 20 टेमिंग स्पेस ऑलमोस्ट 4th रैंक तक पहुंच चुका था, पर उसने अभी तक सेकंड पेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। एक रेयर फाइटिंग स्पीशीज और उसके साथ सुपर स्पीड रीजेनरेशन जैसा रेयर स्किल। स्नोबॉल, क्या मैं मश बेबी को अपना सेकंड पेट बना लूं? लड़की ने अपनी बिल्ली से पूछा। म्याओ, मश बेबीज तो इतने अगली होते हैं। ट्रू, लड़की ने सर हिलाया। मश बेबीज क्यूट तो होते हैं, पर ये एवोल्यूशन टाइप तो काफ़ी अगली है। बाद में जब कोऑपरेटिव बॉडी बनेगा। खुद को इमेजिन किया, सर पर मशरूम और बॉडी फुल मस्क्यूलर। उसने जोर से सर झटका। छोड़ यार, रहने देते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। पावर ज़रूरी है, लेकिन लुक्स उससे भी ज़्यादा, वरना उसने श्वेत हन किंग को अपना फर्स्ट पेट ही क्यों चुना होता। टियानचेन यूनिवर्सिटी के बाद अब हमारी माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की बारी आने वाली है। उसने चिप्स का पैकेट खोलते हुए मुंह में डालते हुए बोला, देखते हैं इस बार कौन सा बिग शॉट स्टेज पर आता है। ये तो काफ़ी यंग लग रहा है, मुझसे भी छोटा। उसने होलोग्राफिक लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हुए आंख मारी। पर हाँ, हैंडसम तो है। टियानचेन, ये एशन वुल्फ वैसे काफ़ी अच्छा है। अपने पुराने दोस्त का प्रेजेंटेशन देखने के बाद जोंग थियानचेन ने जाओ थियानचेन से कहा। ओल्ड जाओ कह रहा था कि इस एवोल्यूशन के साथ सेकेंडरी एवोल्यूशन भी प्लान हो चुका है, सीधा मोनाक तक जा सकता है। हाँ, जाओ थियानचेन ने नॉड किया, पर उसके चेहरे पर ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। एक तो वो ऑलरेडी इस रिसर्च के बारे में जानता था, इसलिए सरप्राइज नहीं रहा। दूसरा, माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के मश बेबी एवोल्यूशन के बाद उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। मश बेबी, मश रॉक। जाओ थियानचेन का एक्सप्रेशन थोड़ा कन्फ्लिक्टेड हो गया। वो पहले सोच रहा था कि इल्यूजन थॉट बटरफ्लाई को सेकंड पेट बनाएगा, फीनिक्स पैटर्न होली बटरफ्लाई की डायरेक्शन में डेवलप करके एक पूरा फायर एट्रीब्यूट टीम बनाने के लिए। लेकिन अब गुबा बाओ का नया एवोल्यूशन भी उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। इस वजह से जो जाओ थियानचेन पहले ही माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी चूज कर चुका था, अब सोचने लगा कि कहीं जिंगहुआ यूनिवर्सिटी बेटर चॉइस तो नहीं। छोड़, इतना मत सोच, उसने खुद को समझाया। जोंगथियान यूनिवर्सिटी के बाद माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी ही आने वाली थी। शायद वो फीनिक्स पैटर्न होली बटरफ्लाई दिखाएं, उसके बारे में और जानने का मौका मिल जाएगा, फिर डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। पर रुक जा, जाओ थियानचेन की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। स्टेज पर माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला लड़का, हाँ, जोंग हो ने भी लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हुए आंखें मारी। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? जोंग थियानचेन, जो पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक ठंडी सी सांस ले बैठा। गलती से फिर अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ लिया। पर ये सब छोड़, ये बताओ कोई, लिन सू यहाँ ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन में क्या कर रहा है? जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के सीटिंग एरिया में होस्ट ने अनाउंस किया कि अब माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। शी यू हुआ, जो अब तक आंखें बंद करके शांत बैठी थीं, धीरे से आंखें खोलती हैं। उसके पास बैठे ज़ैंग शू यांग क्यूरियोसिटी से माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा था। वो पहले ही लिन सू को जिंगहुआ में लाने का ट्राई छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसकी वजह से माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी पर उसकी नज़र रहती थी।
आज वो क्या दिखाएंगे? ये सोच ही रहा था कि उसकी आंखें फट से खुल गईं। व्हाट द हेल? वो अपने आप बोल पड़ा। स्टेज पर खड़े लिनसू को देखकर उसका चेहरा शॉक और डिसबिलीफ से भर गया। ये क्या हो रहा है? शी यू हुआ ने भी स्टेज पर उस अजनबी लड़के को देखा, फिर निन शान की तरफ घूर कर देखा। निन शान भी इसी तरफ देख रहा था और जैसे ही उनकी नज़र मिली उसने चीकी सा फेस बना दिया। बचकाना, शी यू हुआ ने मन ही मन कहा और नज़र हटा ली। फिर उसने ज़ैंग शूयांग की तरफ देखा। तुम इस लड़के को जानते हो? ज़ैंग शूयांग ने नॉड किया। मिस शी, बात यह है कि उसने शॉर्ट में बताया कि कैसे वो लिनसू से मिला था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, शी यू हुआ की भवें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। एक हाई स्कूल ग्रेजुएट, अभी माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी नहीं। निन शान आखिर खेल क्या रही है? स्टेज पर चढ़ते ही लिनसू ने नीचे बैठे हजारों लोगों को देखा और उसकी स्कैल्प में हल्की सी झंझलाहट हुई। सच में नीचे तो सारे बड़े बड़े लोग बैठे थे। उसकी नज़र अनजाने में निन शान पर गई और उसे याद आ गई वो बात जो निन शान ने स्टेज पर भेजने से पहले कही थी। लिनसू, दीदी की सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जाओ और थोड़ा एरोगेंट बनो, सबको शॉक कर दो। एरोगेंट? हाँ ठीक है। लिन ने मन पक्का किया, गला साफ किया और जोर से बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऐसा ब्रीडिंग रिसर्च अचीवमेंट प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो फ्यूचर में कम से कम दर्जनों नए एवोल्यूशनरी पाथ्स क्रिएट कर सकता है।